आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट इज आउट ऑफ पेरिस इन्वायरमेंट एग्रीमेंट। यहाँ पे ऑफ छूट गया है। तो ये एक डिसीजन है जो डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने लिया था और जिसमें उन्होंने जो पेरिस इन्वायरमेंट एग्रीमेंट है उससे बाहर होने का फैसला किया था। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ पर डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि ये पेरिस एग्रीमेंट है क्या एक्चुअली, और पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और यूनाइटेड स्टेट किन कारणों से जो है इन एग्रीमेंट से बाहर जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इन नवंबर 2019 यूनाइटेड स्टेट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ लिविंग द पेरिस एग्रीमेंट, नोटिफाइंग द यूनाइटेड नेशंस ऑफ इस विड्रॉल फ्रॉम द लैंडमार्क क्लाइमेट डील। अब इसको लैंडमार्क क्लाइमेट डील क्यों कहा जाता है? तो पेरिस एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट में जो है मेनली क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात हो रही थी। अगर आपको याद हो तो रियो अर्थ समिट, आप रियो अर्थ समिट का वीडियो देख सकते हैं जो 1982 में हुआ था पहला। तो रियो अर्थ समिट में वहाँ पे जो रियो अर्थ समिट के दौरान क्या हुआ था कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत सारी बातें की गई थी। और जो पेरिस एग्रीमेंट है और क्योटो प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल का वीडियो भी जल्दी आ जाएगा हमारे चैनल पे। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो था ये दोनों रियो अर्थ समिट से निकल के आए थे और वहाँ पे जो है मेनली क्लाइमेट डील के बारे में ही, क्लाइमेट चेंज के बारे में ही बातें हो रही थी। तो पेरिस एग्रीमेंट में इकलौता ऐसा कंट्री है यूनाइटेड स्टेट जिसने इस एग्रीमेंट को छोड़ने की बात की है। बाकी जितने भी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो सबके सब लगभग पेरिस एग्रीमेंट के सदस्य हैं। तो क्या हुआ है कि नवंबर 2019 में यूनाइटेड स्टेट ने क्या किया कि इसको इनिशिएट कर दिया है। अब इस एग्रीमेंट से बाहर होने के लिए पूरा का पूरा 1 ईयर इसको मिलेगा यूएसए को, कि 1 ईयर के बाद यूएसए इसका पार्ट नहीं रहेगा। तो यूएसए ने 4 नवंबर 2019 को किया था और 4 नवंबर 2020 को यूएसए इससे बाहर निकल जाएगा। और नवंबर का जो टाइम है, जो नवंबर है अभी, तो नवंबर के समय में ही यूएसए में राष्ट्रपति का चुनाव भी होने वाला है। तो ये लोग, कुछ लोग इसको उस चुनाव से भी जोड़ के देख रहे हैं कि ये जो है ये जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका राजनीतिक हथकंडा है ये। और यहाँ पे देख सकते हैं द विड्रॉल विल टेक इफेक्ट 1 ईयर फ्रॉम डिलीवरी ऑफ द नोटिफिकेशन। मतलब यहाँ पे ये जब उन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया है, नवंबर 2019 में इन्होंने नोटिफिकेशन दिया था, उसके बाद ये टोटल पूरा का पूरा 1 ईयर लेगा इससे विड्रॉल करने में। और एक्चुअली हुआ क्या था कि जब 2016 का जब चुनाव हो रहा था, 2016 के चुनाव के दौरान ही जो राष्ट्रपति पद के उस समय के उम्मीदवार थे और जो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, तो इन्होंने कहा था कि अपने चुनावी भाषण के दौरान ही उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकलने की बात की थी। लेकिन पेरिस एग्रीमेंट, और उसी साल पेरिस एग्रीमेंट जो है 4 नवंबर 2016 को पेरिस एग्रीमेंट लागू हुआ था। तो और उसमें पेरिस एग्रीमेंट में एक प्रावधान है कि कोई भी कंट्री जो है 3 साल से पहले इसको छोड़ के नहीं जा सकती। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा तो बहुत पहले कर दी थी, लेकिन जो ऑफिशियली जो विड्रॉल हुआ है वो नवंबर 2019 में हुआ है, क्योंकि 3 साल 16 के बाद 3 साल 19 होता है, तो 19 से पहले कोई भी कंट्री इससे निकल नहीं सकती थी। तो इसीलिए ये जो डिसीजन है अब आया है 2019 में। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट है क्या। इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही लंबा और सेपरेट वीडियो जो है मैंने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो आप इसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो वीडियो मिल जाएगा आपको। जो पेरिस एग्रीमेंट है ऑफ 2016 इज ए हिस्टोरिकल इंटरनेशनल अकॉर्ड दैट ब्रिंग ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज, देख सकते हैं आप लगभग 200 कंट्रीज है इसमें, टुगेदर इन सेटिंग ए कॉमन टारगेट टू रिड्यूस ग्लोबल ग्रीन हाउस इमिशन इन एन एफर्ट टू फाइट क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे 200 कंट्री एक साथ आई है, और किस लिए आई है? तो वहाँ जो है क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए, एक मिनट मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, और क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए कंट्रीज है, और ग्रीन हाउस को जो है, जो ग्रीन हाउस इमिशंस है उसको कम करने के लिए कंट्रीज यहाँ पे फाइट करेगी, यहाँ पे एक साथ काम करेगी। द पैक्ट, ये जो पेरिस एग्रीमेंट है, टू कीप ग्लोबल टेम्परेचर राइज टू बिलो 2 डिग्री, ये जो टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसको 2 डिग्री से कम रखना है, मतलब सेल्सियस फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल। अगर आपको याद है तो इंडस्ट्री जो 19वीं शताब्दी में जब क्या हुआ, औद्योगिकरण शुरू हुआ, तो औद्योगिकरण के समय के टाइम जो भी टेम्परेचर था उस समय के, उससे जो है 2 डिग्री उसके आसपास, 2 डिग्री से बिलो उसका टेम्परेचर रखना है। इस चीज़ पर जो कंट्रीज है वो फोकस कर रही है। और उसके बाद है ईच कंट्री हैज प्लेज टू इम्प्लीमेंट
टारगेटेड एक्शन प्लान दैट विल लिमिट देयर ग्रीन हाउस गैस इमिशन। और यहाँ पे जो है हर एक कंट्री को एक टारगेट दिया गया है कि लाइक जैसे यूएस को दिया गया था कि आपको 7% कम मतलब करना है जो ग्रीन हाउस इमिशन है, और जो टेम्परेचर है आपको 7% तक नीचे लेके जाना है। तो ऐसे जो है हर एक कंट्रीज को अलग अलग टारगेट दिए गए थे, और हर एक कंट्री को क्या था कि उस टारगेट को जो है फुलफिल करना है। द एग्रीमेंट आस्क रिच एंड डेवलप्ड कंट्री टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट। और सबसे बड़ी बात जो है यूएसए के लिए यही यूएसए को बुरी लग रही है कि जो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री लाइक जो यूएस है, यूके है, तो इन्हें जो है क्या करना है कि जो जो भी डेवलपिंग कंट्री है, जैसे यूएस मान लेते हैं यूएस है और हमारा इंडिया है, तो इंडिया हमारा डेवलपिंग कंट्री है, तो यूएस को क्या करना है, यूएस को बोला जा रहा है कि आपको इंडिया को जो है फिनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देना है ताकि इंडिया भी जो है जो क्लाइमेट चेंज है उससे फाइट कर सके। तो और यूएस का जो रीजन है, यूएस ने सबसे बड़ा रीजन यही दिया है कि हम क्यों किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट दें। अगर यहाँ पे मेनली रीजन ये माना जा रहा है कि जैसे यूएस है और अगर यूएस डेवलप्ड हो गया है, यूके अगर डेवलप्ड हो गया है, तो इन्होंने जो है क्लाइमेट चेंज में जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इनके यहाँ से जो भी ग्रीन हाउस गैस है या जो भी इमिशंस निकले हैं, जो भी पॉल्यूशन निकला है, उसने जो है पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ा दिया है। तो अब इन्होंने जो खुद को तो डेवलप कर लिया, अब जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन वो जो है उनका सारा का सारा ध्यान क्या होता है, उनको इकोनॉमी के ऊपर होता है। वो जो है ग्रीन हाउस गैसेज या जो भी इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के ऊपर वो कम सोचते हैं। उनका सारा का सारा ध्यान क्या होता है, इकोनॉमी के ऊपर होता है। तो इकोनॉमी के ऊपर ध्यान उनका होने के कारण वो क्या करते हैं, पर्यावरण के ऊपर कम ध्यान देते हैं। इसलिए जो भी डेवलपिंग कंट्री है, लाइक जो यूएस है चाहे यूके है, उनको बोला जाए कि ये जो डेवलपिंग कंट्री है इनको आप फिनेंशियल एड प्रोवाइड कीजिए ताकि ये जो है क्या कर सके, ये ग्रीन हाउस इमिशंस के ऊपर या जो क्लाइमेट चेंज है उसके ऊपर भी ये ध्यान दे सके। तो इस चीज को लेके यूएस ने जो है इसको छोड़ने की घोषणा की है। अब एज ए पार्ट ऑफ इट्स कमिटमेंट टू द पेरिस एग्रीमेंट, द यूनाइटेड स्टेट्स हैड प्रॉमिस्ड टू रिड्यूस इट्स इमिशन बाय 26% टू 28%। मतलब इसी का जो पेरिस एग्रीमेंट जब हुआ था तो उस समय बराक ओबामा जो है यूएसए के जो राष्ट्रपति थे, तो वहाँ पे जो कमिटमेंट किया गया था, ये एक्चुअली पेरिस एग्रीमेंट 2015 से शुरू हुआ था, 2016 में इसको साइन किया गया था। तो यूएसए ने बोला था कि ये जो है अपने 2025 तक यूएसए क्या करेगा, 2005 लेवल में जो भी कार्बन का उत्सर्जन हो रहा था या जो भी पॉल्यूशन वहाँ से निकलता उसको 26 से 28% तक कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब यूएसए क्या कर रहा है, यूएसए इससे बाहर जा रहा है। तो जो क्लाइमेट चेंज है और जो इमिशंस, जो कार्बन इमिशंस है, इसको भी बहुत ही बड़ा मतलब इफेक्ट पड़ने वाला है यूएसए की तरफ से। अब सबसे पहले देखते हैं कि क्या कंट्री कैसे लीव कर सकती है, जो पेरिस एग्रीमेंट है उसको कोई कंपनी कैसे छोड़ सकती है। तो जैसे कि जानते हैं कि किसी भी देश को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत होती है, तो किसी भी संस्था को चलाने के लिए, किसी भी एग्रीमेंट के लिए भी कुछ नियम्स और कानून बनाए जाते हैं। तो पेरिस एग्रीमेंट का जो आर्टिकल 28 है, आर्टिकल 28 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट अलाउ कंट्रीज टू लीव द पेरिस एग्रीमेंट एंड ले डाउन द प्रोसेस फॉर लिविंग। मतलब ये जो आर्टिकल 28 है ये किसी भी कंट्री को अलाउ करता है और सारा का सारा प्रोसेस बताता है कि आप किस प्रोसेस के थ्रू आप इस एग्रीमेंट से, इस अकॉर्ड से बाहर जा सकते हैं। उसके बाद एक कंट्री कैन ओनली गिव ए नोटिस फॉर लिविंग एटलीस्ट 3 years आफ्टर द पेरिस एग्रीमेंट कम इनटू फोर्स। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि पेरिस एग्रीमेंट फोर्स में कब आया था, 4 नवंबर 2016 को पेरिस एग्रीमेंट फोर्स में आया था, और 4 नवंबर 2016 के 3 साल बाद, मतलब 3 साल बाद, मतलब 4 नवंबर 2019 के बाद ही कोई कंट्री इसको लीव कर सकती है। तो क्या हुआ, एक कंट्री कैन ओनली गिव नोटिस, मतलब किसी भी कंट्री, जो भी जिस कंट्री ने भी इसको ज्वाइन किया है, वो जो है पेरिस एग्रीमेंट के फोर्स में आने के 3 साल बाद ही इसको लीव कर सकती है, 3 साल से पहले इसको लीव नहीं कर सकती है। तो इसीलिए जो है 2019 में यूएसए ने इसको लीव करने की घोषणा की है। दिस हैपेंस ऑन नवंबर 4, 2016, जो जिसकी बात मैं पीछे कर रहा था। Therefore, the US was eligible to move a notice for leaving on November 4, 2019. The withdrawal is not immediate, however, मतलब आपने ऐसा नहीं है कि आपने नोटिस दिया और आप यहाँ से निकल गए। It takes effect 1 year after the submission of the notice. मतलब जैसे यूएसए ने क्या किया कि 4 नवंबर 2019 को दिया, तो यूएस क्या करेगा, 4 नवंबर 2020 को इसको छोड़ेगा। मतलब यूएसए का जो विड्रॉल इफेक्ट होगा वो नवंबर 4, 2020 से इसका इफेक्ट होगा। It means that United States will be out of Paris Agreement only after November 4, 2020.
अब यूएसए इसको छोड़ना क्यों चाह रहा है? तो मेनली तो इसका जो है कि अपने जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन था, जब डोनाल्ड ट्रंप 2016 में जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, उस समय उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट को बोला था कि ये अनफेयर है, जो यूएस का इंटरेस्ट है, मतलब यूएसए के लिए ये जो है बहुत ही अनफेयर है। और उसी दौरान उन्होंने ही हैज़ प्रॉमिस्ड टू पुल आउट ऑफ द एग्रीमेंट इफ ही वाज इलेक्टेड। और उस दौरान उन्होंने एक घोषणा किया था कि जैसे ही वो सेलेक्ट हो जाएंगे, अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं, तो इससे इस एग्रीमेंट से वो पुल आउट कर लेंगे, इस एग्रीमेंट से यूएस से क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। और जब ये नवंबर 2016 में जब ये सत्ता में आए, तो उसके बाद 2017 में ही यूएसए ने घोषणा कर दी थी कि हम जो है यहाँ से पेरिस एग्रीमेंट से निकल जाएंगे। लेकिन जो आपने पीछे देखा था कि क्या था कि एटलीस्ट 3 ईयर्स, ठीक है, उस कारण से नवंबर 2019 में ये यूएसए बाहर गया है। अब उन्होंने जो है व्हेन ट्रम्प गॉट इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ही शेयर्ड द पेरिस एकॉर्ड वुड। अब उन्होंने इसको पीछे जो छोड़ने का जो रीजन दिया था ट्रम्प ने, उन्होंने बोला कि ये अंडरमाइन द यूएस इकॉनमी, मतलब ये यूएस इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि यूएस को जो है हर एक साल जो है $3 बिलियन, और जिसको रफली अगर हम काउंट करें इंडियन रुपीज में, तो लगभग 20,000 करोड़ रुपीज होता है। तो 20,000 करोड़ रुपये यूएस क्यों किसी को देगा, किसी डेवलपिंग कंट्री को, या क्यों देगा? तो इस कारण को लेकर भी उन्होंने छोड़ने की घोषणा की है। उसके बाद कॉस्ट यूएस जॉब, इनका कहना है कि जो 20,000 करोड़ जो हम किसी और को दे रहे हैं, हम इस एग्रीमेंट को दे रहे हैं, उसका यूज जो है हम यूएसए में करके हम अपने लोगों के लिए, जो हमारे यूएस है, उन यूएस के जो नागरिक है, जो सिटीजन है, उनके लिए हम जॉब क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रंप ने जो है अमेरिका फर्स्ट का नारा भी दिया था। वीगन अमेरिकन नेशनल सेवर्जेनिटी, ये जो है अमेरिका के जो है नेशनल सिक्योरिटी है, जो सेवर्जेनिटी है, उसको ये कमजोर करेगा। पुट द कंट्री एट ए परमानेंट डिसएडवांटेज ऑफ द अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब इनका एक कहना था कि जैसे अभी चाइना है, तो जब चाइना को डेवलपिंग कंट्री में रखा गया, लेकिन चाइना जो है डेवलप, मतलब एक तरह से देखा जाए तो डेवलप्ड कंट्री हो गया है, तो हम चाइना को क्यों पेमेंट करें, जबकि ऑलरेडी चाइना के पास इतने सारे संसाधन है और चाइना इतना अच्छा कर रहा है। चाइना वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है आफ्टर द यूएस। तो हम क्यों चाइना को इतने पैसे दे या चाइना की हेल्प करें, जबकि चाइना भी जो है सबसे ज़्यादा इमिशन, सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन है दुनिया में, चाइना से ही निकल के आता है। तो उनका ये भी कहना था कि ये जो है यूएसए को जो है परमानेंट डिसएडवांटेज, मतलब यूएसए को जो है हमेशा के लिए जो है डिसएडवांटेज में ये ले जाएगा। अब क्या है कि अंडर द पेरिस एग्रीमेंट डेवलप्ड कंट्रीज आर अंडर ऑब्लिगेशन टू मोबिलाइज एटलीस्ट 100 बिलियन एवरी ईयर। यहाँ पे बोला गया था जो भी डेवलप्ड कंट्री है उनके कुछ लाइक जैसे यूएस है, यूएस को $3 बिलियन हर एक साल देने के लिए बोला गया था। इस तरह जो भी डेवलप्ड कंट्री है उनके ऊपर कुछ फिक्स किया गया था, और उनको बोला गया कि आपको हर एक साल जो है $100 बिलियन इकट्ठा करना है। लेकिन रियलिटी ये है कि 2020 में भी जो है ये $2 बिलियन तक भी इकट्ठा करने में इनको प्रॉब्लम आ रही है। और द अमाउंट हैज़ टू बी रिवाइज्ड अपवर्ड आफ्टर 5 ईयर्स। और ये जो अमाउंट है वो अपवर्ड ही जाएगी, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं अपवर्ड, मान लेते हैं अभी यूएसए को जो है $3 बिलियन देना पड़ रहा है, तो हो सकता है कि 5 ईयर्स के बाद, लाइक जैसे 2016 में आया था, 2021 में अगर इसको इस अमाउंट को जो है फिर से कंसिडर किया जाएगा, तो यूएसए को जो है 3 से बढ़कर 4, 5 कुछ भी, मतलब ये अपवर्ड ही जाएगा, ये नीचे आने की संभावना इसमें नहीं है। और यूएसए को जो है इसी मूव से सबसे ज़्यादा अपोज थी कि हम फिनेंशियल एड जो दे रहे हैं, लाइक $100 मिलियन जो डेवलप्ड कंट्री है वो दे रही है, ये हर 5 साल बाद ये जो अमाउंट है वो अपवर्ड जाएगा, मतलब और बढ़ जाएगा। तो यूएस को जो है सबसे ज़्यादा इसी मूव से था, फिनेंशियल के कारण यूएस सबसे ज़्यादा इस मूव को अपोज कर रहा था। अब उसी कारण से यूएस ने इसको छोड़ने की घोषणा की। अब देखते हैं कि इज दिस पॉसिबल दैट यूएस रिटर्न टू द एग्रीमेंट, क्या पॉसिबल है यूएस के लिए? तो इट कैन इंडीड, ये रिटर्न हो सकता है। यूएस जो है अगर बाद में, एग्जाम्पल के लिए लीजिए कि अभी नवंबर 2020 में यूएसए में चुनाव है राष्ट्रपति के, और वहाँ पे जो बाइडन है जो अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में भी लड़ रहे हैं, और एक साइड डोनाल्ड ट्रंप है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप हार जाते हैं और जो बाइडन जीत जाते हैं, तो जो बाइडन अगर चाहते हैं कि नहीं हमें जो है इस पेरिस एग्रीमेंट में फिर से रिटर्न जाना चाहिए, तो क्या किया जा सकता है, यूएसए जो है फिर से इसको ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि देयर इज नो बार ऑन ए कंट्री रीज्वाइनिंग द पेरिस एग्रीमेंट। किसी भी कंट्री के ऊपर रीज्वाइनिंग के लिए कोई बार नहीं रखा गया, मतलब कोई रोक टोक नहीं है। तो अगर अमेरिका चाहे तो बाद में इसको ज्वाइन कर सकता है। और एक चीज़ याद रखना है कि अमेरिका जो है ओनली ऐसा कंट्री है जिसने इसको छोड़ा है,
दुनिया की बाकी जितने भी कंट्री है, लगभग 200 कंट्री आपने देखा था स्टार्टिंग में, 200 प्लस कंट्रीज हैं, जितने भी यूएन के जो मेंबर है सारी लगभग सारी जो कंट्रीज हैं वो इस यूएस एग्रीमेंट का जो इस पेरिस एग्रीमेंट का पार्ट है। अब जब यूएस जो है पुल आउट कर रहा है पेरिस एग्रीमेंट से, लेकिन ये जो है यूएन एफसीसी जो हमारा रियो अर्थ समिट से निकल के आया था, रियो अर्थ समिट 1992 में, आप उस वीडियो में देख लेना, आपके इस बारे में पता चल जाएगा। ये जो है सारे जो मदर एग्रीमेंट है मतलब जो भी पेरिस एग्रीमेंट है, क्योटो प्रोटोकॉल है, उस सबका जो है ये मदर एग्रीमेंट कैसे बोलते हैं, तो यूएनएफसीसी को। और ये जो है कब फाइनलाइज हुआ था, 1994 में फाइनलाइज हुआ था। और ये फ्रेमवर्क कन्वेंशन बोलते हैं इसको मेनली, यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर द क्लाइमेट चेंज है ये। वह द फर्स्ट इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू आइडेंटिफाई एंड एक्नॉलेज द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज। और ये 1994 में जब आया था, तो ये जो पहला ऐसा एग्रीमेंट है जिसने जो है क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम को मतलब देखा था और इसको आइडेंटिफाई किया था। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।